हेलो फ्रेंड्स, अभी जो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो है आपका CSIR नेट 2019 जून का पार्ट बी से आया हुआ एक क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपका है मल्टीवेरिएट एनालिसिस बैकग्राउंड से। तो देखते हैं क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपका जो रैंडम वेक्टर आपको यहाँ पे गिवन है वो 2x1 का है और उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं वेरिएबल x एंड वेरिएबल y। ये जो बाईवेरिएट 2x1 रैंडम वेक्टर है इसकी एक बाईवेरिएट डेंसिटी है, क्योंकि दो वेरिएबल हैं, सो बाय वर्ड इज यूज फॉर टू वेरिएबल्स। तो बाईवेरिएट डेंसिटी है वो है f और इसका फॉर्मेट कैसा है, हाफ ऑफ f1 प्लस हाफ ऑफ f2। इस टाइप की जो डेंसिटी होती है ये स्पेशल टाइप ऑफ डेंसिटी है जिसको हम मिक्सचर डेंसिटी कहते हैं। और रियल लाइफ में एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशंस मिक्सचर ही होते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हमें प्रैक्टिकली मिक्सचर डिस्ट्रीब्यूशंस के थ्रू ही जाना पड़ता है। तो ये जो F1 है वो आपका फॉलो करता है, F1 जो डेंसिटी है वो है नॉर्मल μ1 सिग्मा डेंसिटी और F2 जो डेंसिटी है वो है नॉर्मल μ2 सिग्मा डेंसिटी। μ1 क्या है 1 1, μ2 है -1 -1, सिग्मा है 2 ऑर्डर 2 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्या ये एक्स वाई पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं या नेगेटिवली कोरिलेटेड हैं या अनकोरिलेटेड हैं लेकिन इंडिपेंडेंट हैं, या फिर एक्स और वाई इंडिपेंडेंट हैं। सो ये सब इंटरप्रिटेशन हमको यहाँ पे करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे है। देखो सबसे पहले डेंसिटी f of एक्स वाई कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ f1 एक्स वाई प्लस हाफ ऑफ f2 एक्स वाई। ये आपकी डेंसिटी होती है, ठीक है। अब ये जो डेंसिटी है जिसे हम मिक्सचर डेंसिटी कहते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्लू आपको देती हूँ, हम फिर उस सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए होता क्या है, आपके पास एक पॉपुलेशन होती है, ठीक है, या फिर आपने पॉपुलेशन में से कोई सैंपल लिया है। अब मान लीजिए मेरे पास कुछ ग्रुप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो ये है मेरा फर्स्ट ग्रुप, ये है मेरा सेकंड ग्रुप, ये है मेरा थर्ड ग्रुप और ये है मेरा केथ ग्रुप। सो बहुत ज़्यादा मेरे पास के ग्रुप्स हैं मेरे पास यहाँ पे। हर एक ग्रुप में कुछ कुछ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट है। अब होता क्या है कि जब मैं इस ग्रुप में से, इस पर्टिकुलर ग्रुप में से कुछ ऑब्जर्वेशन लेती हूँ, ठीक है, तो वो F1 डेंसिटी के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, ठीक है। जब मैं इस वाली सेकंड ग्रुप में से ऑब्जर्वेशन लेती हूँ तो वो F2 के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, ठीक है। यानी उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो F2 के अकॉर्डिंग होता है। kth को लेते हो तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन f ऑफ k के अकॉर्डिंग होता है। तो मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक डेंसिटी ऐसी नहीं है जो सारे नंबर ऑफ ग्रुप्स को के डिस्ट्रीब्यूशंस को सेटिस्फाई कर रही हो। तो हम क्या करते हैं, हम सारी जो भी पॉसिबल डेंसिटीज़ हैं हमारे पास उन सब को काम में लेते हैं और एक नई टाइप की डेंसिटी बनाते हैं, दैट इज समेशन I1 to k p i f ऑफ i x y। बाईवेरिएट है तो एक्स वाई, ठीक है। तो ये है आपकी मिक्सचर डेंसिटी फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे पी आई क्या होता है कि ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये इस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगी, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। और एक्चुअल में वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी इसको आप एक्चुअली प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा कहो तो वेट फॉर दिस पॉपुलेशन कह सकते हो, ठीक है। और वेट आपको बताता है उसकी इम्पोर्टेंस को, उस डेंसिटी की इम्पोर्टेंस को। सो इतना थ्योरेटिकल जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सम ऑफ पी आई जो होता है वो हमेशा 1 होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो ये एक्स वाई है इनके बीच का कोरिलेशन क्या होता है। कोरिलेशन आपको पता है, जब भी आप दो वेरिएबल एक्स वाई के बीच का कोरिलेशन निकालते हो तो वो होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई एंड अपॉन सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। तो कोरिलेशन की जो डायरेक्शन होती है, मतलब वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है या कोई कोरिलेशन नहीं है, हमको वो पता चल जाती है कोवेरियंस के थ्रू ही, ठीक है। तो सिंपली अगर मुझे किसी वेरिएबल के लिए कोवेरियंस पता चल जाए तो मैं कोरिलेशन की डायरेक्शन तो पता लगा ही सकती हूँ। तो
कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अगर मुझे यहाँ पे इस क्वेश्चन के थ्रू मिल जाता है तो मेरे लिए इस ऑप्शन को चेक करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई के फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं? कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई के फॉर्मूलाज होते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, और सेकंड फार्मूला जो होता है वो कौन सा होता है? वो होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y। ठीक है, यहाँ पे इतनी चीज़ आपको पता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x म्यू x होता है और एक्सपेक्टेशन ऑफ y जो होता है वो म्यू y होता है। तो ये कोवेरिएंस का फॉर्मूला भी हमको यहाँ पे लर्न है। अब ये तो है जनरल फॉर्मूला, हमको इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूला को कैसे यूज़ करना है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी मैं सिंपल ई लिखूंगी, ठीक है, एक्सपेक्टेशन के लिए जब भी सिंपल ई लिखेंगे तो वो जो ई होगा वो होगा इस एफ डेंसिटी के रेस्पेक्ट में, जो हमारी इनिशियल डेंसिटी थी। ठीक है, जब यहाँ पे लिखा जाएगा E1 तो E1 होगा जब हम एक्सपेक्टेशंस निकाल रहे हैं सिर्फ F1 डेंसिटी के रेस्पेक्ट में, और ऐसे ही जब E2 लिखा जाएगा तो वो होगा E2 जब लिखा जाएगा तो वो होगा आपकी F2 डेंसिटी के रेस्पेक्ट में। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखो, जब आपको स्पेसिफिकली निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की यहाँ पे आपको ज़रूरत है, तो पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल्स टू फॉर्मूला कैसे लिखते हो? इंटीग्रेशन ओवर एक्स एंड एफ एक्स, और ये जो एफ एक्स है ये हमको किससे मिलेगा? एफ ऑफ एक्स वाई डेंसिटी से मिलेगा। इसको हम लिखते कैसे हैं? इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, इंटीग्रेशन एफ एक्स को हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ओवर वाई एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई, सॉरी यहाँ पे मैं डी एक्स लिखना भूल गई, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डी एक्स। तो आपका जो इंटीग्रेशन है ओवरऑल वो आ जाता है इंटीग्रेशन एक्स इंटीग्रेशन वाई एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन आपका इस तरीके से लिखने में आ गया। अब एफ एक्स वाई डेंसिटी तो आपको पता ही है, वो कौन सी डेंसिटी है? हाफ ऑफ एफ वन एक्स वाई प्लस हाफ ऑफ एफ टू एक्स वाई। तो उसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन का स्प्लिट करना वो तो आपको पता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ एक्स वाई एफ वन एक्स वाई, सॉरी यहाँ पे एक्स आएगा, प्लस हाफ एक्स वाई एक्स एफ टू एक्स वाई। तो यहाँ पे आपका डी एक्स डी वाई है, यहाँ पे भी आपका डी एक्स डी वाई है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख दूँ x, जैसे इस वाले फॉर्मेट में अगर मैं इसको लिखूं तो ये कैसे लिखने में आएगा? x y एफ वन एक्स वाई डी वाई, और आपका यहाँ पे हो गया डी एक्स, और फिर हाफ ऑफ, सिमिलरली सेम चीज़ें होंगी, बस यहाँ पे आपका F2 आ जाएगा, F2 एक्स वाई डी वाई, और यहाँ पे आपका बाहर हो गया dx। तो ये वाली चीज़ क्या हो गई? F1x हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ओवर x F1x dx प्लस, सॉरी मैं एक x को यहाँ पे भूल रही हूँ, ये x यहाँ भी आएगा और ये x यहाँ भी आएगा, तो x F1x प्लस हाफ इंटीग्रेशन ओवर x F2x dx। इतने में पहले आगे बढ़ने से पहले मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पे जो ये एफ एक्स था, ये था मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x व्हेन वी आर कंसीडरिंग द डेंसिटी f, और F1x है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x व्हेन वी आर ओनली कंसीडरिंग डेंसिटी F1, दिस F1 मीन्स F1xy। तो जब इसको यूज़ करेंगे और फिर हम मार्जिनल डेंसिटी निकालेंगे x के लिए तो वो होगी F1x, और जब इसको यूज़ करेंगे और मार्जिनल डेंसिटी निकालेंगे x के लिए वो F2x। हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन के थ्रू मार्जिनल डेंसिटी तो निकाली है,
तो वही चीज़ यहाँ पर है। अब ये क्या हुआ आपका, ये आपको हुई एक्सपेक्टेशन ऑफ E1x, मतलब E1x। E1x मैं आपको बता चुकी हूँ, E1x आपका होता है जब आप डेंसिटी F1 यूज़ कर रहे हो, और तब जो आपकी एक्सपेक्टेशन आती है वो होती है आपकी E1x। ठीक है, तो जब डेंसिटी F1 थी, ठीक है, तो डेंसिटी F1 थी तो आपकी x की एक्सपेक्टेशन क्या थी, दिस वन। ठीक है, तो वो यहाँ हो जाएगा इंटू 1 प्लस हाफ इंटू, जब आपकी डेंसिटी F2 थी, मतलब जो ये F2 वाली डेंसिटी थी, तब आपकी एक्सपेक्टेशन ऑफ x की कितनी थी, -1। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ x ये है, जब हम F1 डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x ये है, एक्सपेक्टेशन ऑफ y ये है। जब हम F2 डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो F1 एक्सपेक्टेशन ऑफ x ये है, एक्सपेक्टेशन ऑफ y ये है। ठीक है, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ एक बार के लिए कि एक्सपेक्टेशन ऑफ E1x, एक्सपेक्टेशन ऑफ E1y ये दोनों 1 है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ E2x एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ E2y ये दोनों -1 है। ये 1 है जो है वो ये फर्स्ट वाला रैंडम वेक्टर है, और ये जो है वो आपका सेकंड वाला रैंडम वेक्टर है। तो फाइनली आपके पास कितना आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 0, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ x तो 0 है। सिमिलर वे में जब आप यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ y फाइंड करेंगे, ध्यान रखिएगा ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x कौन से एक्सपेक्टेशन है, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x वो एक्सपेक्टेशन है जो हमने f डेंसिटी को यूज़ करते हुए निकाली है। ठीक है, F1 या F2 को नहीं, f डेंसिटी को यूज़ करते हुए निकाली है। ठीक है, तो ये इसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो आपके पास 0 आ गई है। सिमिलर वे में जब आप x की जगह यहाँ y पुट करोगे और यही वाला प्रोसीजर पूरा फॉलो करोगे तो आपके पास सिमिलर वे में जो एक्सपेक्टेशन ऑफ y आएगी वो आपके पास कितनी आ जाएगी, वो भी 0 आ जाएगी। तो इतना तो आपको पता चल गया कि जो हमारा म्यू वेक्टर आएगा, मतलब जो म्यू x है और म्यू y है, वो आपके वो दोनों के दोनों 0 आ रहे हैं, क्योंकि ये है आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ x μ1x होता है। ठीक है, ये है आपका म्यू x, और जो एक्सपेक्टेशन ऑफ y है ये है आपका म्यू y। तो ये दोनों के दोनों आपके कितने आ रहे हैं, 0। ठीक है, तो इतना पार्ट मैं रब कर देती हूँ और बाकी पे हम वर्क करते हैं। ये ध्यान रखना ये वाला रिजल्ट की, ठीक है, ये कैसे आया है, और ये वाली जो म्यू x म्यू y वो दोनों के दोनों 0 है। अब देखो आपकी ये जो म्यू एक्स और म्यू वाई है वो 0 0 आ चुके हैं, मतलब जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई है वो तो 0 0 आ चुका है। तो इसका मतलब जो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई है वो अब आपका कुछ नहीं है, बस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ऑफ वाई है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो आपका 0 हो ही चुका है। अब इस एक्सपेक्टेशन को अगर मुझे फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल जो आपका आप हमेशा यूज़ करते आए हो फॉर्मूला, मतलब x y x y f ऑफ x y dx dy, यही वाले फॉर्मेट से आप अपनी जो एक्सपेक्टेशन ऑफ x y है वो फाइंड करते आए हो। ठीक है, f ऑफ x y का जो फॉर्मेट है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसको आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो उसको यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे, हाफ बाहर आ जाएगा x y f1xy, और यहाँ पर हमेशा xy भूल जाती हूँ, dx dy प्लस ये आपका हो जाएगा हाफ xy xy f2xy dx dy। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, केवल इस fxy की जो वैल्यू है वो ये वाली पुट की है। ठीक है, और फिर इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर दिया दोनों में, तो इस तरीके से वो लिखने में आ जाएगा। अब ये जो चीज़ है वो क्या है, देखो जो ये इतनी सी चीज़ है, ये क्या है, ये आप ये खुद सोचो कि ये जो इतना सा आपको यहाँ पे टर्म, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो क्या है, वो एक्सप्रेशन है आपका
कितना पतला हो जाता है इसकी लाइन्स को। तो हाफ ऑफ, ये जो ब्लू बॉक्स में आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये कुछ नहीं है, ये है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई व्हेन वी आर यूजिंग डेंसिटी F1। तो E1 XY जो है वही आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है हाफ ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ XY अगेन व्हेन वी आर यूजिंग डेंसिटी F2। तो ये चीज़ आपको दी हुई है। प्रॉब्लम आती है कि ये E1 E2 में यहाँ पे कैसे निकालें। ठीक है, अब देखो इसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा अपना सिग्मा का। ठीक है, सिग्मा आपको कितना यहाँ पे अवेलेबल है, सिग्मा यहाँ पे आपको दिया हुआ है सिग्मा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1001। ऑर्डर 2 की एक ऑर्डर 2 की आपको एक ऑर्डर 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी हुई है सिग्मा, ये वाली। ठीक है, ये सिग्मा मैट्रिक्स क्या दिखाती है, जब आपकी डेंसिटी F1 होती है तो XY के बीच की वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स को दिखाती है, और जब आपकी डेंसिटी F2 होती है तब भी XY के बीच की वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स को ये शो करती है। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से पता है कि जब आपकी डेंसिटी, मतलब केवल आप अगर F2 को भूल जाइए, केवल कंसीडर कीजिए F1 को। ठीक है, एक बार के लिए दिमाग में लाइए F1। ठीक है, तो जब आपकी डेंसिटी F1 होती है उस केस में आपकी मैट्रिक्स की जो वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स है वो दी हुई होती है, और वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स आपको पता ही है। यानी अगर मैं अपने रैंडम वेरिएबल XY के लिए वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स बनाऊं तो वो एक्चुअली मुझे क्या शो करती है, वो मुझे शो करती है वेरिएंस ऑफ X और कोवेरिएंस बिटवीन XY, यहाँ पे कोवेरिएंस बिटवीन YX, और यहाँ पे वेरिएंस ऑफ Y। यही तो शो करती है अगर दो वेरिएबल हमारे पास होते हैं तो और ये चीज़ आपकी क्लियरली समझ में आराम से आ रही है कि जब हमारे पास रैंडम वेक्टर होता है 2x1 का, तो ऐसे में जो वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स होती है वो आपके वेरिएंस ऑफ X, कोवेरिएंस ऑफ X1 Y इन सबको शो करती है, जो कि इस केस में है ये। ठीक है, आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो F1 F2 में, तो यहाँ के जो वेरिएंस कोवेरिएंस है उसके यहाँ पे हम सबस्क्रिप्ट में 1 लगा देते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको दिख रहा है कोवेरिएंस 1 बिटवीन X एंड Y, वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है 0। ठीक है, ध्यान रखिएगा कोवेरिएंस ऑफ X1 XY इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ YX होता है। ये इंफॉर्मेशन हमारी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। वो कैसे काम आएगी, अच्छा इसके लिए आप एक्सप्रेशन लिख दीजिए, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, E1 XY माइनस E1X E1Y। सॉरी यहाँ पे आपको कैपिटल में लिखना चाहिए सिंस इट इज़ अ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो ये आपका हो गया, और ये आपको 0 दिया हुआ है यहाँ पे, इक्वल्स टू 0 यहाँ दिया हुआ है। तो इस केस में एक्सपेक्टेशन ऑफ XY आपका कितना आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ E1X कितना है, यहाँ से देखिए E1X इक्वल्स टू 1, और E1Y कितना है, वो भी है यहाँ पे 1 इक्वल्स टू 0। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ E1XY एक्सपेक्टेशन यूजिंग फर्स्ट डेंसिटी F1 वो आपके पास आ जाएगी 1। सिमिलरली अगर आप डेंसिटी F2 यूज़ करो, ठीक है, डेंसिटी मैंने पहले F1 यूज़ की थी, अगर आप F2 यूज़ करोगे तो क्या डिफरेंस आएगा, उस टाइम यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 2, और E1 जो यहाँ पे E2X है वो -1 है, E2Y है वो भी -1 है, तो अगेन प्रोडक्ट तो 1 ही आएगा। तो जो E2X आएगा E2XY वो भी आपका यहाँ पे 1 ही आने वाला है। तो अब आपको फॉर्मूला भी सारे पता चल गए हैं कि ये 1 आ रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, तो ये दोनों की वैल्यू आपको पता ही है, तो यहाँ पे हाफ इंटू 1 प्लस हाफ इंटू 1, तो टोटल में आपके पास कितना आया 1। मतलब सोचिए कोवेरिएंस ऑफ XY
इसकी वैल्यू आपके पास यहाँ आ रही है 1, ठीक है। अब जो ये 1 वैल्यू का क्या मतलब होता है, ठीक है। सिग्मा एक्स भी अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो, वैसे आपको ज़रूरत नहीं होती है, आपको यहाँ पे कोई वैल्यू तो निकालनी नहीं है। अगर आपके कोवेरियंस का जो साइन है, ठीक है, क्योंकि सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, तो कोवेरियंस का जो साइन है वो पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है, तो इसके इनके बीच का जो रिलेशन होगा वो पॉजिटिव को रिलेशन होगा। कोवेरियंस का साइन पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव को रिलेशन होगा, नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव को रिलेशन होगा। यहाँ पे आपका जो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई है वो आपका एक सेकेंड, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई जो है वो आपका यहाँ आ रहा है 1, इसका साइन है पॉजिटिव, जो कि शो करता है कि आपके एक्स वाई के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। सेकंड तो गलत है ही, क्योंकि नेगेटिवली कोरिलेटेड नहीं है। एक्स वाई अनकोरिलेटेड नहीं है, क्योंकि अगर एक्स वाई अनकोरिलेटेड होता तो इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास 0 आती। और उसके बाद एक्स वाई इंडिपेंडेंट तो हो ही नहीं सकता। देखो एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा कि अगर एक्स वाई इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनके बीच का जो कोवेरियंस होता है वो 0 होता है। अब इसको हम अदर फॉर्मेट में ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कॉन्ट्रापोजिशन जिसको बोलते हैं, कि अगर कोवेरियंस 0 नहीं है तो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो आपका कोवेरियंस 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये भी गलत है, ये तो गलत है ही। सो आई होप ये वाला जो क्वेश्चन है, ये सोल्यूशन है, ये आपको समझ आया है। नहीं समझ आया है कमेंट कीजिए, आप लिख के बताइए कौन सा स्टेप, टाइम लिख दीजिएगा कौन से स्टेप में समझ में नहीं आया है। I will explain in comments, and thank you for watching my video till the end. This was a very much interesting question for me, and please share, subscribe, and thank you for watching.